गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पहला अध्याय ध्वनि कविता का अध्ययन किया था और उसका अर्थ समझा था। आइए आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर है, कवि नवयुवाओं में जो निराशा और आलस्य उत्पन्न है, उस आलस्य और निराशा को दूर करना चाहता है, उसके लिए प्रयास करना चाहता है और नवयुवाओं में उत्साह का संचार करना चाहता है। इसलिए कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। इस प्रश्न का उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन फूलों पर अपने कोमल हाथ फेरता है तथा नए प्रभात का, नए सूरज का संदेश देता है। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा अर्थात निद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए अपने नवजीवन रूपी अमृत को उससे सींचना चाहता है। ये प्रश्न है कविता से आगे। पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुराज, हमारे भारतीय संस्कृति में 6 ऋतुओं को माना जाता है। 6 ऋतुओं में सबसे प्रमुख है वसंत ऋतु। ग्रीष्म, शीत, वर्षा, हेमंत, शिशिर और वसंत, ये 6 ऋतुएं हैं। इन 6 ऋतुओं में वसंत ऋतुओं को सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में न अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी पड़ती है। इस मौसम में, इस ऋतु में बहुत सारे त्यौहार भी आते हैं, जैसे वसंत पंचमी, सरस्वती पूजन आदि। और इस मौसम में पतझड़ का मौसम ख़त्म हो जाता है और सभी पेड़ पौधों पे नए नए पत्ते लगने लगते हैं, नए फूल लगने लगते हैं, चारों ओर हरियाली हरियाली छा जाती है। इसलिए इस मौसम को, ऋतु को स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। इसलिए इस ऋतु को, वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो वसंत ऋतु में अनेक त्योहार आते हैं, जैसे वसंत पंचमी, शिवरात्रि। आप इनमें से किसी भी एक त्योहार पर निबंध लिखिए और मुझे भेजिए। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो बच्चों, ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप सब जानते हैं, जैसे कोई भी ऋतु हो, वो हमारी जीवन शैली उससे प्रभावित होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में हमारी जीवन शैली ग्रीष्म ऋतु के अनुसार रहेगी। और ऋतु परिवर्तन होते ही सर्दी का मौसम आता है, तो सर्दी के मौसम में हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो जाती है। बारिश के मौसम में भी अपनी जीवन शैली अलग हो जाती है। हर ऋतु में हमारी जीवन शैली ऋतु के अनुसार हमारी जीवन शैली निर्भर करती है। हमारा खान पान, रहन सहन सब कुछ ऋतुओं पर निर्भर करता है। ऋतुओं के अनुसार ही हमारा खान पान चेंज होता है और ऋतु के अनुसार ही हमारा रहन सहन भी परिवर्तित होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे प्रश्न है भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए, पहले प्रश्न में लिखा है, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये बात, वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। पात का अर्थ पत्ते होता है, यहाँ पात शब्द बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा।
कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे शब्द तो एक ही आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। जैसे 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। अब इसमें एक जैसे ही शब्द लिखे हैं, 3 बेर खाती, ये शब्द सेम है लेकिन इनके अर्थ अलग निकल रहे हैं। इसका अर्थ है जो 3 बार खाती है वह 3 बेर खाती है। मतलब कोई लड़की है जो 3 बार खाना खाती है और वो लड़की 3 बेर खा रही है। एक शब्द बेर का 2 शब्दों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आगे शब्द दिए हुए हैं, इनको वाक्य में प्रयोग करना है आपको। जैसे बातों बातों में आपको वाक्य बनाने हैं जिसमें ये शब्द आने चाहिए। रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। इसमें एक शब्द का मैं आपको वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ। देखो, बातों बातों में, जैसे मेरी सहेली मेरे घर पर आई तो बातों बातों में ही कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। इस तरह से मैंने बातों बातों में शब्द का वाक्य में प्रयोग किया है। आप भी अन्य शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें और मुझे भेजें। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। तो इसमें एक शब्द विशेषण है और दूसरा शब्द विशेष्य। जैसे कोमल विशेषता बताता है, गात यानी शरीर, मृदुल यानी सॉफ्ट मधुर, वसंत यानी वसंत ऋतु, हरे 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 रंग के, ये पात यानी पत्ते। तो शरीर की विशेषता बता रहा है कि कोमल है, वसंत की विशेषता के मधुर है और पत्तों की विशेषता है कि ये हरे हरे हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। कोमल, मृदुल, हरे हरे ये शब्द विशेषण हुए, तो गात, वसंत और पात ये शब्द विशेष्य कहलाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये हुए आज के हमारी ध्वनि पाठ के सभी प्रश्नोत्तर। आप इन सभी प्रश्नोत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें और मुझे भेजें। धन्यवाद। इसके अलावा इस पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थ को भी आप अपनी कॉपी में करें और मुझे भेजें। ये शब्दार्थ हैं मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। पात, पात यानी पत्ता। गात, गात यानी शरीर। निद्रित, निद्रित यानी सोया हुआ। प्रत्युष, प्रत्युष यानी प्रातःकाल। तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ। लालसा यानी कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा। ये सभी प्रश्नोत्तर शब्दार्थ आप कॉपी में करके मुझे जल्दी से जल्दी भेजें। धन्यवाद।